ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपकी है, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ कि इसमें क्या है, अगर हम जिस धातु में, मान लीजिए हमने जिंक का लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से Fe का ले लिया, यानी FeSO4 का विलेन लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, Fe की क्षण डुबो दी। तो यानी जिस धातु के विलेन में, या ऐसे कह लो आप, किसी भी धातु के विलेन में जब उसी धातु की क्षण को डुबो दिया जाता है तो इन पर विपरीत प्रकृति के आवेश जनरेट हो जाते हैं। समझ रहे हैं? इन पर क्या होता है, विपरीत प्रकृति के आवेश जनरेट होंगे, यानी उत्पन्न हो जाएंगे। एक पर प्लस तो एक पर माइनस। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कह देंगे। समझ रहे हैं? इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कह देंगे। और जब ये कॉम्बिनेशन आपका तैयार होगा, दो इलेक्ट्रोडों का कॉम्बिनेशन या दो अर्ध सेलों का कॉम्बिनेशन जब तैयार होगा तो क्या बनता है, एक कंप्लीट सेल बनता है। जैसे आपने बैटरी देखी होगी, एक माइनस एक प्लस, तो एक माइनस पोल और एक प्लस पोल। आपका सेल भी देखा होगा आपने, लिखा होता है प्लस माइनस, इसमें वो थोड़ी सी गुंडी सी निकली होती है, वो प्लस लिखा होता है। बैक साइड जो उसका होता है पीछे का, वहाँ पर माइनस लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो एक हिस्सा प्लस हो गया, नीचे वाला हिस्सा माइनस हो गया। क्लियर हुआ? अब सेल की बात बता रहे थे, जो आपको बता भी चुके हैं हम पहले। सेल में आपने देखा होगा, कभी टार्च वाला सेल को फोड़ा हो तो आप जानते हैं क्या निकला होगा, कोयला या कार्बन निकला होगा उसमें, कार्बन। वो आपका वैद्युत अपघट्य है। अब वैद्युत अपघट्य का मतलब ये नहीं है कि विलयन ही होना चाहिए, वो है एक विलयन ही, लेकिन किसी दूसरी अवस्था में है। उसकी जो भौतिक अवस्था है वो कैसी है, ठोस है। तो जब हम क्या करते हैं, उसमें हमने देखा कि एक कार्बन का पूरा विलयन या वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, तो उसमें क्षण भी काहे की लगी है, कार्बन की। सेल वाला हमने एग्जाम्पल देखा ही है, कार्बन का विलयन है पूरा या वैद्युत अपघट्य है, तो उसमें क्षण काहे की लगी है, कार्बन की। तो वो क्या है, एक अरेंजमेंट सेल है। एक और बताया था आपको, ये तो कागज़ वाले सेल का हाल बताया था। उसके बाद आपको बताया था हमने, दो तरह के सेल आते थे पहले, कुछ थोड़े सस्ते हुआ करते थे, कुछ थोड़े महंगे हुआ करते थे। महंगे से मतलब है, एक सेल आता था कागज़ का, जिस पे जीप एवरेडी ये लिखा होता था, देखा होगा आपने, हो सकता है आपने ना देखा हो, लेकिन हमने देखा है। अब तो वो सब विलुप्त हो गए। अब मतलब वो इतने मोटे वाले सेल तो देखने को नहीं मिलते कहीं, क्योंकि टार्चों में भी पतले वाले पड़ने लगे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वो इतने मोटे से जो आते थे, देखे सभी ने होंगे आपने। तो एक वो होते थे जिनके ऊपर लोहे का चढ़ा होता था, जैसे घड़ी वाले सेल आते हैं उनके ऊपर लोहे का चढ़ा होता था। उसी तरह के रेडियो वाले सेल भी आते थे, जो बड़े बड़े थे, उसी तरह से लोहे के होते थे। वो थोड़े महंगे होते थे, तो तब लगता था भैया लोहे के हैं, जब ख़राब हो जाएगा तो निकाल के पट्टी खा लेंगे, इसीलिए वो महंगे हैं, लोहा लगा है। लोहे की वजह से नहीं होते हैं, उनके अंदर जो पेस्ट होता है, उनके अंदर जो वैद्युत अपघट्य होता है, वो बिल्कुल सूखा नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है। इसलिए उनकी लाइफ क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इनका जो ड्यूरेशन होता है चलने का, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जिनमें हम लिक्विड भर देते हैं उनकी लाइफ और ज़्यादा हो जाती है। बैटरी देखिए घटते जा रहे हैं, ठोस लाइफ कम है, पेस्ट है आपका, लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है। लिक्विड भरा हुआ है बैटरी में, एग्जांपल सामने है आपके, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा होती है, 3-4 साल तक चलती हैं, ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, चार्जिंग रिचार्जिंग, ये सब डिपेंड करती है किस पर, उनके अंदर भरे हुए वैद्युत अपघट्य पर। क्लियर हो गया? सेल क्लियर हुआ? कोई भी वैद्युत अपघट्य है किसी भी धातु का, जब उसमें हम उसी धातु की सेल को डुबो देते हैं तो क्या कहलाता है, वो अरेंजमेंट आपका सेल या अर्ध सेल कहलाता है। अगर आधा हिस्सा है तो अर्ध सेल, दो इलेक्ट्रोडों को मिलाया जाएगा प्लस और माइनस को, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट सेल कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो इसका हिस्सा आता है इलेक्ट्रोड विभव और इनका प्रभाव, यानी जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है और सेल। अब देखिए, ठीक है, यही चीज़, अब देखिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, जो अभी आपको बताया हमने, जो ये अरेंजमेंट है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। भाई जो ये अरेंजमेंट है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, यही तो बताया। सेल अर्ध सेल कह लीजिए या इलेक्ट्रोड कह लीजिए। अब इलेक्ट्रोड में दो होते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक, अब आता है इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है, जब हमने ये पूरा अरेंजमेंट किया,
जैसे अभी आपको बताया हमने जो अरेंजमेंट, जब हमने ये इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया है, अब अगर हमने ये इस तरह का अरेंजमेंट किया है तो इसमें अभी जो बताया कुछ ना कुछ तो होगा कि कहीं प्लस आएगा कहीं माइनस आएगा। तो जहाँ प्लस होगा इसका मतलब है वहाँ का विभव थोड़ा ज़्यादा है, और जहाँ माइनस होगा इसका मतलब है वहाँ का विभव थोड़ा सा कम है। यही तो है, यही डिफाइन करता है कि जहाँ पर प्लस आया तो इसका मतलब है वहाँ पर विभव थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ पर माइनस आया उच्च विभव निम्न विभव, जानते होगे शायद। तो ये जरूरी नहीं होता कि प्लस माइनस, उच्च विभव निम्न विभव मतलब कम ज़्यादा। यहाँ पे अगर माइनस प्लस है तो सीधी सी बात है वही विभव से कम और ज़्यादा से मतलब है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इनके बीच में क्या होगा, एक विभवांतर या एक विभव जनरेट होगा, नहीं, उसी विभव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती है वो पूछी जाती है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव तो वही हो गया, जब हमने इसको डुबोया तो प्लस और माइनस जनरेट हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, विभव का अंतर जनरेट होगा, होगा नहीं होगा भाई। जब एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस है तो विभव का अंतर तो जनरेट ही होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब ये वर्ड लग गया मानक यानी स्टैंडर्ड, तो कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली गई होगी, उसी को कह दिया जाएगा। तो इतना जितना आपने प्रोसेस किया है कुछ नहीं स्पेशल करना है, बस अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को 25 डिग्री पर किया जाए, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस यानी ताप की बात कर दें, समझ रहे हैं हमारी बात। अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो भी हमने देखा है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसी इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ आए, इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित कर देते हैं या E0 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ? अब है कि जो आपका सेल है या जो इलेक्ट्रोड है उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी। तो यार जो कुछ होगा इसमें वही तो प्रभावित करेगा, नहीं? कौन कौन सी चीज़ें हैं इस बनाने में, इसको बनाया है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, 2। अरे 2 ही तो हैं भाई, कौन कौन सी? अब ये पात्र ना गिन लेना, एक बर्तन भी है यहाँ पे, एक ये यहाँ पे है कितनी यार, 2 चीज़ें हैं, सीधी सी बात है। एक ये धातु है और एक इसके अंदर का विलयन है। तो बस इन्हीं चीज़ों पर इनकी सांद्रता या इनका जो विभव जो कुछ है सब कुछ इन्हीं पर तो डिपेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं पर डिपेंड होता ही होता है। एक तो जो विलयन भरा है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, कि वैद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है, किस तरह की है। अगर अच्छा वैद्युत अपघट्य होगा तो इनकी चालकता जो विभव होगा वो भी बेहतर होगा। अगला है जो तार लगा है इसकी, ठीक है, ये जो सिस्टम लगा हुआ है इस धातु पर, धातु कौन सी है, आप पता लोहे की डुबो दो इसमें, तो लोहा आपको लगता होगा बहुत अच्छा चालक होता है कि लोहा कहीं छू लो तो करंट मार देगा, इसमें लगा। लोहा चालक बहुत अच्छा नहीं होता है, तभी आपने देखा कहीं लोहे के तार होते हैं, या तो एल्युमिनियम या तो कॉपर। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है, जो आपको बता चुके हैं उनको छोड़ रखो, क्योंकि चांदी के तार तो लगा नहीं दिए जाएंगे। सबसे अच्छा तो वही होता है, लेकिन आप चांदी सोने के तो तार लगा नहीं दोगे। जो धातुएं हम यूज करते हैं उनमें सबसे अच्छी कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, वो किसकी होती है, कॉपर की। इसीलिए ज़्यादातर जो महंगे तार होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, सब कॉपर के होते हैं। आपको बहुत बार हमने बताया है कि पंखे सस्ते महंगे होते हैं, वही सेम प्रॉपर्टी का पंखा आपको 1000 रुपये भी मिल जाएगा, उसी सेम प्रॉपर्टी का पंखा आपको 2000 में भी मिलेगा। तो अंतर किसका होगा, उसके अंदर की बाइंडिंग का। कॉपर की बाइंडिंग है महंगा मिलेगा, एल्युमिनियम की बाइंडिंग है सस्ता मिलेगा। समस्या, एल्युमिनियम आपका बहुत अच्छा चालक नहीं है। तो जब बहुत अच्छा चालक नहीं है तो क्या करेगा, ऊष्मा को बेकार भी तो करेगा, यानी जो आप ऊर्जा खर्च करोगे उसको क्या करेगा, पहली चीज़ तो बेकार करेगा। तो एक तो यही नुकसान हो गया कि लाइट ज़्यादा खाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है, जब वो ऊष्मा को ज़्यादा बर्बाद करेगा तो गर्म भी तो ज़्यादा होगा, गर्म ज़्यादा होगा तो फूकेगा जल्दी।
इसीलिए एल्युमिनियम की बाइंडिंग थोड़ी ख़राब होती है। आपने देखा हो जो बहुत सस्ते तार आते हैं उनमें एल्युमिनियम का निकलता है अंदर, जो थोड़े ढंग के तार होंगे उसमें क्या होगा, कॉपर का निकलता है। तभी लाइट वाले कहते हैं कॉपर का लेके आइएगा, फिर कॉपर का जलता नहीं है। एल्युमिनियम का पता जोड़ दिया मोटे कनेक्शन में, सट से गया। ठीक है, तो ये समस्या होती हैं। तो यहाँ पर एक तो इस धातु पर, विलयन की प्रकृति पर, विलयन की सांद्रता पर, कि विलयन गाढ़ा है कि पतला है कि क्या है, ठीक है, और सबसे मेन ताप पर भी तो होगा। ताप एक एवरेज से ज़्यादा कर दोगे समस्या स्टार्ट हो जाएगी, बहुत कम रखोगे तब भी समस्या स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जाड़ों में भी तार देखे होंगे ऐंठ जाते हैं, और गर्मियों में बहुत नाजुक हो जाते हैं। तो धातुएं हैं, धातुओं पर ताप का प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रभाव। फिर इसमें आती है एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसमें आती है जैसे इलेक्ट्रोड भी हो, ये सब क्लियर हो गया थोड़ा बहुत। देखिए थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़े बहुत से मतलब है कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए। अभी जब ये तो अभी कहानी चल रही है उसके पहले वाली, ठीक है, पिक्चर के पहले वाली कहानी है। अभी आप, हाँ टेलर है, अभी जब पिक्चर दिखाई जाएगी तो आपको बाकी क्लियर होता चला जाएगा। फिर अभी लिखाएंगे, दिखाने के बाद फिर में उसी के साथ समझाएंगे। तो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर आना चाहिए, वरना 2-2 3-3 बार आएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आती है एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने देखा वो किसको देखा, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखा। अब भाई हर धातु के इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। भाई सबकी प्रॉपर्टी, सबके गुण अलग अलग होते हैं। आपका कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा, इनको कुछ और अच्छा लगता होगा खाने में, आपको कुछ और अच्छा लगता होगा, हमें कुछ और अच्छा लगता होगा। ठीक है, हो सकता है वो चीज़ें हमें ना अच्छी लगती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, लोगों को बहुत पसंद होती है, हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं सबका अलग अलग सिस्टम है। उसी तरह से यहाँ पर देखा गया कि हर धातु के इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब जब अलग अलग होंगे तो उनको जब एक जगह पढ़ना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रम में व्यवस्थित तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी या जो टेबल प्राप्त हुई उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे मेन चीज़ इस चैप्टर से अगर कुछ है तो वो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। 101% क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद रखनी पड़ेगी भैया। एक टेबल है तत्वों का सीरीज, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे है, नीचे हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, इसी के आगे का है सिस्टम। ठीक है, ये आपको श्रेणी याद रखनी है, समझ रहे हैं। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, समझ रहे हैं। ये आपको कुछ तत्व हैं, इन तत्वों को आपको सीरीज के साथ जो जहाँ पर है उसको आपको याद रखना है। आप हमारी समझ रहे हैं। अब ये कठिन काम हो गया। ये कह रहे थे अभी तो कहते हैं कुछ याद नहीं कराते, अब ये कह रहे हैं कि याद करना है। अब ये मजबूरी है कि आप जब ध्यान रखोगे तभी, हम उसका बस तरीका बता दे रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम सीरीज़ के हिसाब से अभी देखा आपने, हमने एक झटके में लिख डाली पूरी, लेकिन याद नहीं थी हमको, उसका वही शॉर्ट तरीका याद है। तो ये है, अभी बता रहे हैं। यहाँ से देखिए लिखबा, ऐसे में एक साथ लिखे दे रहे हैं पूरा, आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। अभी लिखबा, सरकाना, मग, अल, मंजन, करफे, कडको, ठीक है, निशन, पब, ठीक है, हक्कू, ठीक है, था कुछ और
थोड़ा सा चेंज करे दे रहे हैं, ठीक है। आज आगे ठीक है। अब देखिए यहाँ से बस एक याद कर लीजिएगा, आप लिखते चले जाओगे। पहला क्या है, लिकबा हो गया, सरकाना, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग उसको नहीं पढ़िए, एक साथ पढ़ लीजिए, इसीलिए हमने एक साथ लिखा है, समझ रहे हैं। अब बदला ऐसे कर देते, मतलब अलग हो गया, ठीक है। लिकबा, सरकाना, मगअल हो गया। बहुत आसान है, एक बार दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस मेन चीज़ है इसमें आपको ये टेबल याद रखनी है बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं याद रखो आप। अभी इसमें इसके 50 नियम लिखाए जाएंगे, 50 से मतलब है 7-8 तो होंगे ही। वो नियम लिखाए जाएंगे कि कौन किसको हटाएगा, कौन किसको नहीं हटा पाएगा, कौन किसको विस्थापित करेगा, क्या। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आया FeSO4 प्लस Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Fe। क्या ये अभिक्रिया संभव है? क्वेश्चन देखिए किस तरह का आएगा। क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा इस तरह का, ये लिखेंगे, क्या ये अभिक्रिया संभव है या संभव नहीं है, समझ गए। या ऐसा आ गया, नीचे लिख दिया ZnSO4 प्लस Fe गिव्स आउट FeSO4। देखिए अलग अलग हैं, FeSO4 प्लस Zn, रिएक्शन अलग अलग है कि नहीं है, चेक करो भाई, रिएक्शन अलग अलग हैं। अरे दिख रही होंगी ना। अब पूछ लेगा इन दोनों में कौन सी अभिक्रिया संभव है कौन सी नहीं है। अब आप कहेंगे लिखी है तो दोनों संभव होंगे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कौन सी अभिक्रिया हो पाए कि कौन सी ना हो पाए। तो इसमें पूछ लेगा कौन सी अभिक्रिया संभव है कौन सी नहीं है, तो आप कई सारे नियम पढ़ोगे, कई सारे का नियम है, मतलब इसमें भी जब ये टेबल पढ़ाएंगे तो इसमें पॉइंट लिखाए जाएंगे आपको कि ये धातु अपने ऊपर वाले को हटा देगी, ये धातु ये कर देगी, ये धातु वो कर देगी, इसकी जल के साथ क्रिया करोगे तो जल हट जाएगा हाइड्रोजन, इसकी करोगे अम्लों के साथ तो अम्ल हट जाए, H हट जाएगा, नहीं हटेगा, क्या है, कुछ नहीं। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, सिंपल सी एक अपने आप बात बताओ। मान लीजिए एक डीएम है और एक चपरासी है, कौन किसको हटा देगा? डीएम चपरासी को सस्पेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कभी चपरासी डीएम को सस्पेंड कर सकता है क्या? तो इसका मतलब है ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाले के बस की बात नहीं, ऊपर वाले को हटा दे। बस एक पॉइंट आप याद रखो, इतना सा, और कुछ मत याद रखो। कौन किसको हटाएगा? ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है। अब ये भी सत्य है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है जब चाहे तब, ठीक है। तो आप भी कह सकते हो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा। अब देखो इसमें बस ढूंढ लो, इसमें किसने किसको हटाया है? जिंक ने Fe को हटाया है, या इसकी जगह पे लगा है, ये मत सोचना इसने इसको हटाया है, ये तो बेचारा अलग है। जुड़ा कौन है? ये है ना पूरा एक, तो जिंक ने इसको हटाया है। अब चेक करो जिंक ऊपर है कि Fe ऊपर है, जो ऊपर होगा वो हटाएगा। ये जिंक है और ये Fe है, यानी जिसमें जिंक ने Fe को हटाया है वो रिएक्शन सही है। जिंक ने Fe को हटाया मतलब ये सही है, हो जाएगी ये वाली रिएक्शन। सब कुछ सिर्फ एक पॉइंट में, आप जितने भी पॉइंट हो सब हटा दो। कि अभी दिखाएंगे तो 7 पॉइंट हैं शायद इसके, कि ये इसको हटाएगा, ये अम्लों से H को विस्थापित कर देगा। हम क्यों दिमाग लगाएं यार, H विस्थापित कर देगा, लिखा जरूर देंगे आपको, लेकिन आप दिमाग मत लगाइए। H कहाँ है? यहाँ पर है, सीधी सी बात है यार। नीचे वाले नहीं हटा पाएंगे, ऊपर वाले सब हटा देंगे H को, बस बात खत्म हो गई। अब ये है मान लो, कौन हटा पाएगा इसको? सब हटा देंगे, एल्यूमिनियम सॉरी Au यानी आरम यानी सोना नहीं हटा पाएगा। बस बात हमारी समझ पाएगी नहीं समझ पाए? यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर जब तत्वों को व्यवस्थित किया गया तो क्या मिली? एक श्रेणी मिली। उस श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। अब इसके आधार पर हम डिफाइन नहीं करते हैं कि कौन सी रिएक्शन संभव होगी,
कौन सी नहीं होगी, कौन किसको विस्थापित कर देगा, कौन किसको हटाएगा, कौन नहीं हटाएगा, कौन किसके साथ अपक्रिया करेगा कि ये भैया HCl के साथ अपक्रिया अम्ल के साथ होगी इसकी कि नहीं होगी। तो ये आपको यहाँ से देखना है, बस ये लाइन याद रखनी है। और मुश्किल से अगर ये लाइन याद है तो लिखने में कितनी मिनट लगेगी, 1 मिनट बहुत हद है। आप कहीं रफ कॉपी पे लिख लीजिए, जहाँ पेपर हो आपका 1 2 3 जितने नंबर में आएगा वो नंबर सही हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा दिमाग लगाओगे, पढ़ने या याद करने ये सब करोगे कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बहुत बर्डन भी पड़ेगा और वहाँ हो सकता है गलत भी कराओ आप। ठीक है, था ये कुछ और हक्कू हगर पट्टू था, उसको हमने चेंज कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इसको आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में याद रखना है। बाकी अभी जितने नियम बताएंगे पहले ही बता दे रहे हैं, 7 नियम हैं, शायद 7 या 8 पॉइंट हैं, चाहो तो याद रखना वरना कोई दिक्कत नहीं। एक आधा कोई अगर पॉइंट होगा तो बता दिया जाएगा, आपको याद कर लीजिएगा, वरना सब में यही नियम लगेगा कि ऊपर से नीचे। पहला होगा प्रत्येक ऊपर रखी धातु नीचे वाले को विस्थापित कर देगी। दूसरा पॉइंट लिखा होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो कम ऋणात्मक वाले को हटा देगी। बात वही है, आप इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आगे लिखे होंगे। इसका -3 पॉइंट समथिंग होता है, 0.4 कुछ इस तरह से। ये आपको याद नहीं करना है, मतलब खाली ये ध्यान रखना है कहाँ क्या होता है। यहाँ से घटते चले जाएंगे, H का 0 आ जाता है, फिर इसका प्लस में आ जाएगा। तो ये याद रखना है आपको खाली, किसका ज़्यादा किसका कम। मतलब इनको आप ना मानिए, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है, इसका इतना है। अब पूरी रिएक्शन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करिए। कई तरह के सवाल आएंगे अभी इसमें, लेकिन सब सिर्फ किस पर हैं, इसी पर हैं। तो उसमें ये लिखा होगा, एक पॉइंट ये होगा कि ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। दूसरा लिखा होगा नीचे रखी कोई भी धातु अपने से ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तीसरा लिखा होगा जिसका माइनस इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो अपने से कम ऋणात्मक वाले को विस्थापित कर देगी। बात तो वही है। कहीं लिखा होगा हाइड्रोजन के नीचे रखी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, तो क्लियर बात है, जो नीचे रखी हो हाइड्रोजन को कहाँ हटा देगी। अगला पॉइंट होगा हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को या प्लस को विस्थापित कर देती हैं, बिल्कुल वही है। यही जल के साथ आएगा कि नीचे रखी धातुएं जल से क्रिया करके विस्थापित नहीं कर पाएंगे, जबकि ये कर देंगे। यार क्लियर बात तो वही है, हाइड्रोजन ही तो हटाना है। तो ये 7-8 पॉइंट जो है आपके बिल्कुल 2 कौड़ी के हैं, बेकार हैं। ठीक है, खाली आप एक ये चीज़ याद रखो सीक्वेंस, बस आपका सारा का सारा हो गया इसमें से। और इतना ही है इसमें शायद इस चैप्टर में। बस फिर उसके बाद संक्षारण आ जाता है। बस मतलब चैप्टर लगभग यही। संक्षारण एक चीज़ आती है। संक्षारण का मतलब तो शायद जानते होंगे, संक्षारण कोरिजन जिसको बोलते हैं। कोरिजन क्या होता है? संक्षारण जानते हैं? जंग लगना यार। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जंग कब लगती है बताइए? किसमें लगती है जंग? बस लोहे में, तांबे में और चांदी में, और बताइए। लोहे में, तांबे में, एल्युमिनियम में, चांदी में। चांदी में देखा होगा ब्लैक ब्लैक लग जाता है। पीतल कुछ और होता है क्या? तांबे के, तांबे को ही तो बात है, क्या बात है, वो उसी का तो एक सिस्टम है। ठीक है, तो वही चीज़ तो है भाई। ठीक है, बस वो थोड़ा मिश्र धातु होती है, अलग है, यानी आप कह सकते हैं वो उसी से जुड़ा हुआ है। ये अब देखिए यहाँ से बात कर रहे हैं हम, तो चांदी में आपने देखी होगी ब्लैक कलर की गंदी हो जाती है, साफ़ कराने जाते हैं पायल वायल, और साफ़ करने के साथ साथ चांदी भी झाड़ लेता है थोड़ी सी। ठीक है, तांबे में हरे रंग की जंग देखी होगी आपने, लग जाती है। ठीक है, और लोहे में तो सब जानते ही जानते हैं, भूरे रंग की जंग लगती है। तो जंग लगना है क्या कायदे में? जंग लगने से मतलब है कि जो भी धातु है उस धातु पर ऑक्साइड की एक परत जम जाना। समझ रहे हैं? जब ऑक्सीजन होता है क्या है, हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट में आप समझते हो वायु भी है और नमी भी है। तो जब कोई भी धातु हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो उस जो धातु है उस धातु पर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और वो ऑक्साइड की परत धीरे धीरे उस धातु को क्या करती है? क्षरित करती रहती है, या फिर धीरे धीरे
नष्ट करती रहती है। अब एक पॉइंट यहाँ पर होता है, जब इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट मतलब समझ रहे हैं यहाँ वातावरण में, जब वातावरण में आर्द्रता, आर्द्रता तो समझते होंगे, नमी जिसको बोलते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इस समय नमी है वातावरण में, एक अजीब सा पन लगा करता ना, चिपचिपा चिपचिपापन शरीर में, तो ये क्या है, नमी ही है। आप मई में, अप्रैल में बैठे हो, मई में बैठे हो तो वहाँ देखा होगा शुष्क रहती है एकदम, मोटे चिटक रही हैं, ये हो रहा है, मतलब बिल्कुल सूखापन रहता है, नमी नहीं रहती। इस समय जो है, जो जून जुलाई अगस्त ये सब गर्मी इन्हीं में सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इसमें ऐसी गर्मी पड़ती है जो चिपचिपी वाली होती है, सड़ी गर्मी जिसको बोलते हैं। तो ये किस वजह से होती है, इन्वायरमेंट में नमी की वजह से। आप देख रहे हैं इस समय सारा का सारा यहाँ बंद रहता है, तो कितनी पंखे जबकि इतने चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी वो रहती है, सफोकेशन टाइप। तो वो क्या है, वो नमी है वातावरण की। अब इसमें क्या है, वेंटिलेशन हो सही सलामत, निकलने का हवा हुआ तो इतने पंखे हैं, बिल्कुल ज़रा सी गर्मी फील ही ना हो, लेकिन वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, मतलब हवा निकलने का प्रॉपर वे नहीं है। अब इसी में है, इसी में से मतलब है इसमें लिमिटेड हवा भरी होगी, इतने लोग बैठे हैं, आप भी ले रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं लगातार, हम भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब है अब इतनी आ तो पा नहीं रही, जितनी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उतनी आ तो किसी तरफ से पा नहीं रही, बंद है पूरा, तो जाहिर सी बात है गर्मी होना तो लाजमी है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वेंटिलेशन है, यानी यहाँ जो एयर है, एयर में एक नमी होती है। कभी आपने एसी का प्रोसीजर देखा होगा, बताया भी होगा आपने शायद, एसी में आपने देखा होगा आउटलेट होता है, आउटलेट देखा है, पानी की नली एक लगी होती है, उससे पानी बाहर निकलता है, तो वो पानी कहीं डाला वाला नहीं जाता है, वो पानी यही इन्वायरमेंट से उसने खींचा है, जो यहाँ की नमी है उससे उसने पानी खींच लिया है, यहाँ की वायु को शुष्क कर दिया है, इसीलिए एसी में आपको चिपचिपाहट ये सब नहीं महसूस होता है। अब उसके बाद निकाल पानी आप देखेंगे बाल्टी भर जाती जरा सी देर में, वो सबसे शुद्ध भी वही पानी है, अशुद्ध जल निकालता है। अब पिएगा नहीं, कोई आउटलेट है क्योंकि, लेकिन सबसे शुद्धतम जल वही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शुद्धतम होगा वातावरण में वही तो वाष्पित होकर बनेगा पानी, वरना तो कोई दूसरा गंदगी वाला तो बनेगा नहीं, तो वो डिस्टिल्ड है, क्योंकि वो कर वेस्ट ही देते हैं हम। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, यहाँ की जो नमी है, तो जंग केवल तब लगती है जब वातावरण में 50% से ज़्यादा नमी होती है। आपने देखा होगा कभी मौसम का हाल सुना हो, सुना है? या अब तो फ़ोन है सबके पास, एक मौसम का वो रहता है छोटा सा, बादल से बने होते हैं, क्लिक करिएगा, उसमें लिखा होगा ह्यूमिडिटी इतनी है, रेन की स्पीड, रेन ठीक है इतने % चांसेस हैं बारिश होने के, ठीक है, विंड सूखी है कि विंड की स्पीड क्या है, कितने किलोमीटर पर घंटा, या जो कुछ भी है, बहुत सी चीज़ें लिखी होती है। तो उसमें ह्यूमिडिटी जो लिखा होता है, इसका मतलब है आर्द्रता। तो आर्द्रता अगर वातावरण में, अगर आप धूप में कोई चीज़ डाल दीजिए, नमी ना लगे, उसमें जंग नहीं लगेगी, खुले में पड़े रहे लेकिन धूप रहे, नमी ना मिले उसको, जंग नहीं लगेगी। जंग केवल तब लगती है जब नमी मिलती है। आपने एक चीज़ नमक में भी देखी होगी, गर्मियों में नमक का ढक्कन खुला रह जाए कोई दिक्कत नहीं, इस समय गलती से अगर एक दिन खुला रह गया, देखा होगा सारा पसीज जाता है। हाँ, कहीं एक छोटा सा इतना लीजिए, गर्मी में कहीं डाल दीजिए तो पड़ा रहेगा, इस समय डाल दीजिए तो पानी बन के बह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत नमी है, उस नमी को वो खींच लेता है, उसका नेचर ऐसा है कि नमी को खींचता है। तो हमारे वातावरण में पर्याप्त नमी होती है। जब नमी 50% से ज़्यादा हो जाती है तो ठीक है, पानी और ऑक्सीजन ये धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की परत बनाकर जमने लगते हैं, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, संक्षारण या जंग लगना या कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब जंग लगने से बचाव क्या होते हैं, सभी लोग जानते होंगे, पेंट कर दो यार, ठीक है, जंग ना लगने पाए, पेंट कर दिया जाए। पेंट करने से आप जानते ही हैं चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, एक तो मेटल्स वाला हो गया कि आप उस पर पेंट कर दीजिए, तेल लगा दीजिए या वार्निश लगा दीजिए, समझ रहे हैं, या ग्रीस लगा दीजिए, या मिश्र धातु बना दीजिए। सीधी बात है, बात हमारी समझ पाए। ग्रीस लगा दो, जानते हो आप जंग नहीं लगेगी, क्योंकि उसके ऊपर इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। ग्रीस है, ऑयल है, ठीक है, पेंट है, वार्निश है। वार्निश जानते होंगे, नहीं जानते? पेंट तो जानते हैं। आपने कुछ दरवाजे देखे होंगे, जैसे ये है, इस पर क्या की गई, पेंट की गई। कुछ दरवाजे आपने देखे होंगे इस पर पॉलिश करी जाती है,
ठीक है। लकड़ी के होते हैं, मतलब जैसे सागौन की लकड़ी है, चीड़ की लकड़ी है, तो उस पर ये कोई नहीं कराता है, ये करा के लकड़ी की सारी सुंदरता गई। ये तो कबाड़ा था तो हमने यहाँ कराया, वरना उस पर क्या कराता है, पॉलिश कराता है। पॉलिश का मतलब है रगड़ा जाता है तो लकड़ी के रेशे निकल कर आते हैं, देखा होगा लकड़ी की जैसी डिजाइन होती है वो बनता है, वार्निश, उस चीज़ को पेंट पॉलिश बोलते हैं उसको, वो हो गई। मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब है अशुद्धि मिला देना। जैसे स्टील, कभी जंग लगते देखिए, अगर सही स्टील है तो उसमें जंग नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि वो एक मिश्र धातु है, उसमें है लोहे का अंश, ऐसा नहीं कि लोहा नहीं है, लोहा, ठीक है, जिंक, क्रोमियम, इन सब कई चीज़ों का वो क्या होती है, एक मिश्रण होती है, मिश्र धातु होती है। तो अगर हमें जंग से बचाना है धातुओं को, तो या तो हम ग्रीस लगा दें, पेंट कर दें, वार्निश चढ़ा दें, तेल लगा दें, या फिर मिश्र धातु बना दें। मिश्र धातु का मतलब है एक धातु में हम दूसरी धातु ऐड कर दें और एक नई धातु बना दें, तो वो क्या हो जाएगा, एक मिश्र धातु तैयार हो जाएगी, तो जिसमें जंग नहीं लगेगी। एक और प्रोसेस होती है वैद्युत लेपन। वैद्युत लेपन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली वैद्युत के थ्रू एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत लेपन कह देते हैं। समझ गए? ये आपका पूरा चैप्टर खत्म, मतलब थ्योरी के हिस्से का जो सब कुछ है बस इतना ही चैप्टर है। अब इस चैप्टर को आपको लिखना है कल से, ठीक है। चलिए, आइए आज